हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने अमीनो एसिड्स के बारे में स्टडी किया। ठीक है, अमीनो एसिड्स के बारे में जो कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसके अलावा अमीनो एसिड्स का टाइट्रेशन, वो सारी चीज़ें हमने कुछ लास्ट लेक्चर्स में कवर किए। ठीक है, अब इस लेक्चर से हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने जब अमीनो एसिड हम स्टार्ट कर रहे थे तभी हमने बताया था कि अमीनो एसिड्स जो होती हैं ये मोनोमर्स होते हैं किसके, प्रोटीन्स की। मतलब बहुत सारी अमीनो एसिड्स जब जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब क्योंकि हम लोग अमीनो एसिड्स के बारे में पूरी तरह से स्टडी कर चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर भी हमें पता है, कितने तरीके की अमीनो एसिड्स होती हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता हैं। तो अब हम लोग आसानी के साथ प्रोटीन्स के बारे में समझ सकते हैं, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे इनके बारे में और चीज़ें स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पेप्टाइड्स होते क्या हैं या प्रोटीन्स क्या होती हैं। तो प्रोटीन्स बेसिकली ये पॉलीमर्स होती हैं अमीनो एसिड्स की। ठीक है, या अगर हम लोग थोड़ा सा करेक्ट करें इसको, तो हमने आपको बताया था कि प्रोटीन्स में ज़्यादातर जो अमीनो एसिड्स होती हैं वो अल्फा एल अमीनो एसिड्स होती हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको करेक्ट करें तो प्रोटीन्स क्या होती हैं, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एल अमीनो एसिड्स। और मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी हैं जहां पे डी अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अल्फा एल अमीनो एसिड्स ही होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स के साथ हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं। दीज आर द चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स आर द चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, चेन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स की चेन्स होती हैं। मतलब जब कभी भी पेप्टाइड्स बनेंगे तो वहां पे एक से ज्यादा अमीनो एसिड्स होंगी। अब एक से ज्यादा का मतलब ये हुआ कि कम से कम 2 अमीनो एसिड तो वहां पे होंगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। कितनी, 2 और मोर अमीनो एसिड्स। 2 या 2 से ज्यादा अमीनो एसिड्स की चेन्स जो होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स कहते हैं। ठीक है, अब पेप्टाइड्स बनेंगे कैसे, अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे कैसे। इसका मतलब जब कभी पेप्टाइड्स बनेंगे तो 2 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो जब 2 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अमीनो एसिड्स ज्वाइंट टुगेदर with a substituted amide linkage। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, एमाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो 2 मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई, बेसिक सी चीजें हैं, आपको पता भी होंगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार रिवाइज करा है इसको। पहला तो पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं दे आर द चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, और जब अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो वहां पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और वो बॉन्ड क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूटेड एमाइड लिंकेज होता है, जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको एमाइड लिंकेज भी लिखा मिल सकता है और पेप्टाइड बॉन्ड भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, वहां पे मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा, और वहां पे मैं रामाचंद्रन प्लॉट की भी बात करूंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना जानिए, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। ठीक, फिर मैंने कहा 2 या 2 से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो डिफरेंट टाइप के पेप्टाइड्स बनाएंगे। अब डिपेंड करता है कि कितने अमीनो एसिड वहां पे जुड़ रहे हैं। ठीक है, जितने ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ेंगे उसी तरह से हम लोग पेप्टाइड की नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नेमिंग भी देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। तो पहला, अगर सबसे पहले मैंने कहा कि चेन में 2 या 2 से ज्यादा, तो पहली कंडीशन क्या आ गई, अगर 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं,
व्हेन टू अमीनो एसिड्स ज्वाइंड टूगेदर, अगर दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है, दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ रही हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ, ये चीजें याद रखने वाली होती हैं, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, सबसे पहली चीज नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, एक। दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगी तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एक होगा, और इसको हम लोग कहते हैं डाईपेप्टाइड। जो प्रोडक्ट बनेगा, पेप्टाइड प्रोडक्ट जो बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे डाईपेप्टाइड। और ध्यान रखिएगा, डाईपेप्टाइड में दो अमीनो एसिड होंगे, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड कितना बनेगा, सिर्फ एक ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है क्योंकि यहाँ पे डाईपेप्टाइड लिखा हुआ है तो लोग सोचते हैं दो पेप्टाइड बॉन्ड बने होंगे, नहीं, दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगी। एक अमीनो एसिड ये है, ठीक है, दूसरी अमीनो एसिड बी है, ये दोनों आपस में यहां से जुड़ेंगी, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड ओनली। ठीक है, तो एक ही पेप्टाइड बॉन्ड बना, लेकिन जुड़े कितने अमीनो एसिड हैं, दो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जब तीन अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, व्हेन थ्री, यहाँ पे मैंने टू की जगह पे थ्री लिख दिया, थ्री अमीनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर, यहाँ पे नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, और जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा उसको हम कहेंगे ट्राईपेप्टाइड, बनाएगा क्या, ट्राईपेप्टाइड। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए एक दूसरा तीसरा अमीनो एसिड भी यहाँ पे आ गया सी, ठीक है, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बना, ठीक, एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, सिर्फ दो हैं। ठीक है, ट्राईपेप्टाइड में दो। ठीक, उसके बाद अगर मान लीजिए चार अमीनो एसिड हैं, फोर हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे तीन, और इसको हम कहेंगे टेट्रापेप्टाइड। ठीक, इसी तरह से पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स बनते ही चले जाते हैं। ठीक है, और फिर एक कंडीशन ऐसी आती है, व्हेन मोर देन 12 अमीनो एसिड्स, 12 अमीनो एसिड्स, ठीक है, मोर देन 12 अमीनो एसिड्स एंड लेस देन, इसी में क्या है, और ये क्या है, लेस देन 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, एक ही पेप्टाइड में है 12 से लेकर के 20 तक, इसके बीच में 13, 14, 15, 16, 17, लेकिन 20 से कम है। ठीक है, अगर इस तरह की कोई पेप्टाइड चेन बन रही है, इस तरह की कोई पेप्टाइड चेन बन रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड में 12 से ज्यादा और 20 से कम अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये क्या बनती है, ओलिगोपेप्टाइड। ठीक है, अभी तक हमने आपको जितने भी पेप्टाइड्स के बारे में बताया, चाहे डाईपेप्टाइड हो, ट्राईपेप्टाइड हो, ठीक है, जो भी पेप्टाइड्स हो, मोस्ट ऑफ द पेप्टाइड्स वो जो हैं वो कैसी हैं, स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है। ठीक, सीधी लाइन में है, चेन में है। ठीक है, लेकिन कुछ पेप्टाइड्स ऐसी होती हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाती हैं। कुछ पेप्टाइड्स ऐसी भी होती हैं जो क्या बनाती हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। कुछ पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दो एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। एक होता है ग्रेमिसिडीन एस, और दूसरा है टायरोसिडीन ए। ठीक है, ये दो ऐसे पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनमें अमीनो एसिड रेजिड्यू कितने होते हैं, दोनों ही क्या हैं, डेकापेप्टाइड हैं। ठीक, दोनों ही डेकापेप्टाइड हैं, इनमें 10 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं दोनों में ही। ठीक है, और डेकापेप्टाइड का मतलब हो गया यहाँ पे 10 अमीनो एसिड रेजिड्यूज, यहाँ पे 10 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं एक बैक्टीरिया से, जिसको कहते हैं प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया बैसिलस ब्रेविस से जो है क्या होती हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बैसिलस ब्रेविस की स्पेलिंग होती है ब्रेविस। ठीक है,
बैसिलस ब्रेविस से ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एज एंटीबायोटिक की तरह यूज किए जाते हैं। ये क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक। इसके अलावा इनकी खास बात ये है, इनकी एक और खास बात है, दे कंटेन्स एल अमीनो एसिड्स एज वेल एज डी अमीनो एसिड्स। इनके पास एल अमीनो एसिड्स भी होती हैं और डी अमीनो एसिड्स भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके पास में ऑर्निथीन भी होता है। दे ऑल्सो कंटेन्स ऑर्निथीन, ठीक है। ऑर्निथीन मैंने आपको बताया था नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस्ड इन यूरिया साइकिल, मैंने आपको बताया था ऑर्निथीन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो पेप्टाइड्स के बारे में हमने बात की, साइक्लिक पेप्टाइड्स के बारे में बात किया हमने, ऑलिगोपेप्टाइड्स के बारे में बात किया। नेक्स्ट आता है पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स हम कब पॉलीपेप्टाइड कहेंगे? ऑलिगोपेप्टाइड की केस हमने आपको बता दी। पॉलीपेप्टाइड की केस में क्या होता है? 20 से ज्यादा अमीनो एसिड्स जब आपस में ज्वाइंट हो, ठीक है। व्हेन मेनी अमीनो एसिड्स, मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन मेनी अमीनो एसिड्स ज्वाइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। द प्रोडक्ट इज पॉलीपेप्टाइड। तो क्या हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड हम उसको बोलने लगेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। अब यहां पे देखिए, पॉलीपेप्टाइड्स में जो अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं, ठीक है, जो भी अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड में इनकॉर्पोरेट होते हैं उनको अमीनो एसिड रेसिड्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीनो एसिड्स इनकॉर्पोरेटेड in the proteins, in the polypeptides termed as amino acid residue, ठीक, उनको अमीनो एसिड रेसिड्यू कहा जाता है। अमीनो एसिड रेसिड्यू का मतलब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाऊं। अमीनो एसिड रेसिड्यू का मतलब ये होता है जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो वहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, ठीक है, वहां से वाटर कंटेंट निकलेगा। ऐसे मॉलिक्यूल जहां से वाटर कंटेंट रिमूव किए जाते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जब किसी कंपाउंड में जुड़ता है तो हम कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल का रेसिड्यू जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहां पे क्या है, जैसे यहाँ पे जब दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे, मैं आपको पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जब बताऊंगा तो वहां पे एक वाटर का एलिमेंट निकलता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अमीनो एसिड रेसिड्यू जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा पोलैरिटी की बात करते हैं, ठीक, पोलैरिटी की बात करते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। सपोज दैट ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये क्या है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। पॉलीपेप्टाइड, ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ठीक है। ये क्या है, ये अगर आप अपनी तरफ से देखें तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, और ये इसका राइट हैंड साइड, ठीक है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो कन्वेंशनली किसी भी प्रोटीन का, किसी भी पॉलीपेप्टाइड का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, लेफ्ट साइड, वो उसकी फर्स्ट अमीनो एसिड होती है, फर्स्ट अमीनो एसिड को डिनोट करता है, ठीक है। क्या करता है, ये इसकी फर्स्ट अमीनो एसिड को डिनोट करता है। लेफ्ट साइड में फर्स्ट अमीनो एसिड जुड़ती है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट पॉलीपेप्टाइड की चेन चलती है, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड होता है पेप्टाइड चेन का या पॉलीपेप्टाइड चेन का, राइट साइड जो होता है, राइट साइड लास्ट अमीनो एसिड को दिखाता है, लास्ट अमीनो एसिड को दिखाता है, ठीक।
यहाँ पे दो तीन चीजें आप देखिएगा। पहला, मेनी पॉलीपेप्टाइड, जब मेनी अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। दूसरा, अमीनो एसिड रेसिड्यू जब इनकॉर्पोरेट होते हैं पॉलीपेप्टाइड में तो उसको कहा जाता है क्या, अमीनो एसिड रेसिड्यूज हो जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह से किसी भी पॉलीपेप्टाइड का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वहां पे फर्स्ट अमीनो एसिड होती है, जो सबसे लेफ्ट में जो सबसे अमीनो एसिड होगी वो फर्स्ट अमीनो एसिड होगी, और राइट साइड में जो सबसे लास्ट में लगी होगी अमीनो एसिड वो सबसे लास्ट अमीनो एसिड होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो अमीनो एसिड होती है उनको क्या कहते हैं। लेफ्ट साइड में जो अमीनो एसिड है ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, राइट साइड में लास्ट अमीनो एसिड है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो हमारी फर्स्ट अमीनो एसिड होती है, ठीक है, जो हमारी सबसे फर्स्ट अमीनो एसिड्स है, फर्स्ट अमीनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ती है उसको एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आगे चल के हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यहां पे है, जो हमारी लास्ट अमीनो एसिड होती है, लास्ट अमीनो एसिड, उसको हम लोग सी टर्मिनल अमीनो एसिड भी कहते हैं। सी टर्मिनल अमीनो एसिड भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, इसको हम लोग एक थोड़ा सा एक डाइपेप्टाइड बना के समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज दैट दो अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, एक हमारी ये अमीनो एसिड है, ठीक, ये इसका अल्फा कार्बन हो गया, ये H हो गया, ये R, इसको मैं R1 लिख रहा हूँ क्योंकि ये पहली अमीनो एसिड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनेगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। ये बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दूसरी जो अमीनो एसिड है उसका अमीनो ग्रुप होगा। ठीक है, दूसरी जो हमारी अमीनो एसिड है उसका क्या होगा, अमीनो ग्रुप होगा। इसका अमीनो ग्रुप है। ठीक है, ये इसका क्या है, अल्फा कार्बन, यहाँ से H, यहाँ पे क्या है R2, दूसरी अमीनो एसिड है इसलिए हम इसको R2 लिख रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये डाइपेप्टाइड है हमारी। ठीक है, ये क्या है, ये एक डाइपेप्टाइड है। एक अमीनो एसिड हमारी ये है, दूसरी अमीनो एसिड ये है, और ये क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक, फिर हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड में जो अमीनो एसिड है उसको हम फर्स्ट अमीनो एसिड बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी ये अमीनो एसिड है, इसको हम लोग फर्स्ट अमीनो एसिड बोलेंगे। राइट हैंड साइड में इसको हम लोग लास्ट अमीनो एसिड बोलेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा फर्स्ट अमीनो एसिड को हम लोग एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एन टर्मिनल इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए टर्मिनस पे क्या आपको दिख रहा है, अमीनो ग्रुप दिख रहा है, और अमीनो ग्रुप में क्या है, ये नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जा रहा है, एन टर्मिनस अमीनो एसिड कहा जा रहा है। ठीक है, वहीं लास्ट अमीनो एसिड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लास्ट में जब आप ग्रुप देखेंगे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, COOH ग्रुप है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, सी टर्मिनल कहा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन का वो एंड जिसका जिसका NH2 ग्रुप फ्री हो, जिस तरफ उसका NH2 ग्रुप फ्री होगा उसको हम लोग N टर्मिनल कहेंगे, और जिस साइड पे उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, C टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, और ध्यान में रखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा अमीनो ग्रुप होगा और राइट हैंड साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी बात रही पॉलीपेप्टाइड के बारे में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ से सवाल भी आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, कि अगर आपको किसी पॉलीपेप्टाइड चेन का या किसी पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना हो। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना हो, मॉलिक्यूलर वेट। मैं एक ही लाइन में इसको खत्म कर दूंगा और आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट अगर कैलकुलेट करना हो किसका, किसी भी पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड चेन का, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, उसके लिए सबसे पहली बात आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है किससे मिलकर के बनी होती है, अमीनो एसिड से। ठीक है, अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स वहां पे कितने हैं, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स वहां पे कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड्स जुड़े हैं। ठीक है, सपोज दैट वहां पे 5 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, 5 अमीनो एसिड, इसका मतलब है पेंटापेप्टाइड।
पेंटापेप्टाइड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये पेंटापेप्टाइड है। और आपको दूसरी चीज क्या चाहिए, तीसरी चीज आपको ये चाहिए कि अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। तो अमीनो एसिड्स का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या चाहिए आपको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमीनो एसिड। अब जो भी अमीनो एसिड वहां पे जुड़ी हुई है उसका आपको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। ठीक है, तो अब सवाल आपको दो तीन तरीके से मिल सकता है। एक पहला सवाल आपको ये मिल सकता है कि आपको अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट दिया हो, आगे चल के ऐसा कोई सवाल मिलेगा तो मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। दूसरा, अगर वहां पे अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है तो ऑन एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो होता है एक अमीनो एसिड का वो 128 के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, 128 के अप्रॉक्स होता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। क्या निकलता है, जब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, दो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ती हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। इसका मतलब इस 128 में से 18 हम माइनस कर देंगे, 128 में से हम 18 और माइनस कर देंगे क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो मॉलिक्यूलर वेट कम भी होगा। ठीक है, तो ऑन एवरेज एक अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 110 के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, 110 के अप्रॉक्स होता है। ठीक है भाई, डाल्टन, किलो डाल्टन यूनिट में इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सवाल में आपको किलो डाल्टन में भी दे सकता है, डाल्टन में भी दे सकता है। ठीक है, तो जिस यूनिट में आपको सवाल दिया हो आपको उसमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अगर केडी में दिया हुआ, ठीक है, किलो डाल्टन मान लीजिए दिया हुआ है, वहां पे केडीए में दिया हुआ है। ठीक है, और तो फिर एक केडीए में जो है 1000 डाल्टन होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, 1000 डाल्टन होता है, तो आप इसको यूनिट को आसानी के साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से आप यूनिट को कन्वर्ट कर लीजिए। अगर डाल्टन में है सबको डाल्टन में ले आइए, किलो डाल्टन में दिया सबको किलो डाल्टन में ले आइए। ठीक है, किलो डाल्टन में लाने के बाद फिर आप कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। तो अमीनो एसिड का आपको एवरेज वेट जब पता चल जाएगा तो अब वो कितने अमीनो एसिड की पेप्टाइड चेन है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 110 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल हम लोग कर लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से करना है। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है हमारे पास, जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, अननोन अमीनो एसिड्स की है, जिसमें 5000 अमीनो एसिड रेजिड्यूज जुड़े हुए हैं। 5000 अमीनो एसिड, 5000 अमीनो एसिड रेजिड्यूज जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका पूछ लिया आपसे मॉलिक्यूलर वेट क्या है। ठीक, तो करना क्या है, सबसे पहले 5000 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट एक अमीनो एसिड का आपको पता है, अगर अमीनो एसिड रेजिड्यू हम कहेंगे यहाँ पे, एक अमीनो एसिड रेजिड्यू का अगर मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए तो आपको पता है 110 है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे लेना है आपको 5000 मल्टीप्लाइड बाई 110 कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 550000, ये आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट। सीधे 110 से गुणा कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पेप्टाइड्स का। ठीक है, तो ये कुछ पेप्टाइड्स के बारे में, पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहा, जिसको हम लोग बेस बनाकर आगे की स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन और रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।